ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, Prithviraj of Assam is exclusively engaged in intrastate supply of sewage. His aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh. In view of the discussion in the above para, the applicable threshold limit of Prithviraj is 40 lakh. Thus, he is not liable to take registration. समझ में आया कि आसाम में कोई भी बंदा है वो एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स की। इंट्रास्टेट मतलब एक ही स्टेट में, आसाम से आसाम में ही सप्लाई कर रहा है और उसका टर्नओवर 22 लाख है। तो गुड्स के लिए लिमिट क्या है? 40 लाख। तो उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक और चीज, इफ इन द अबोव एग्जांपल Prithviraj is exclusively engaged in the supply of pan masala instead of sewage, then he will not eligible for higher threshold limit, and in this case 20 lakhs will be applicable, and thus Prithviraj is liable to get registration in GST। अगर पैन मसाला की सप्लाई करता है इंस्टेड ऑफ सूज तो उसे हायर बेनिफिट नहीं मिलेगा, हायर थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां पे उसकी थ्रेशोल्ड 20 लाख हो जाएगी। तो पृथ्वीराज को यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर पृथ्वीराज सूज और पान मसाला सप्लाई नहीं करता है लेकिन वो सर्विसेज सप्लाई करता है और उसका टर्नओवर 22 लाख है, तो अगर वो सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? 20 लाख। उसकी लिमिट 22 लाख हो गई, टर्नओवर 22 लाख हो गया है, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ एग्जांपल नंबर 6, Shivaji of Telangana is exclusively engaged in the interstate supply of toys. Its aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh. वो क्या कर रहा है? इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई मीन्स पर्टिकुलर एक ही स्टेट में जहां पे वो बिजनेस करता है उसी स्टेट में सप्लाई करता है और उसका टर्नओवर क्या है? 22 लाख। और वो किस चीज की सप्लाई करता है? टॉयज की। तो टॉयज इज ए गुड्स, तो गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है। उसका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। However, in the above example, if he is engaged in the taxable services as well as the toys, अगर वो टॉयज की भी सप्लाई करता है और वो सर्विसेज भी सप्लाई करता है तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाएगी? 20 लाख। तो उसका टर्नओवर 22 लाख है तो उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अशोका ऑफ मणिपुर is exclusively engaged in the intrastate supply of paper. Its aggregate turnover is 12 lakh. Since Ashoka is making a taxable supply from Manipur, which is a special category state, the applicable threshold limit for registration is 10 lakh. So he is required to get registered under the GST. तो मैंने आपको बताया था कि सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट है जिसमें 40 लाख और 20 लाख की लिमिट नहीं लागू होती, वहां पे 10 लाख और 20 लाख की लिमिट लागू होती है। तो वो कौन कौन से स्टेट है? सर्टेन छोटे छोटे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो स्टेट आएंगे उसके लिए सरकार ने लिमिट 50% कर दी है। तो यहाँ पे 50% की लिमिट लागू होगी, तो वो 40 लाख और 20 लाख वाली लिमिट लागू नहीं होगी। So I hope you will understand the example of registration. Now next thing is example number 9. Example number 9 अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टॉपिक रिवाइज कर देते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये हमने नहीं पढ़ा था जब रजिस्ट्रेशन टॉपिक हमने चलाया था तब।
तो जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई थी gst.gov.in, उस पे अपने को जाना है और वहां पे पार्ट ए फॉर्म जीएसटी REG1 को फिलअप करना है। उसमें आपको क्या क्या फिलअप करना है? पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। पैन नंबर विल बी वैलिडेटेड फ्रॉम द इनकम टैक्स वेबसाइट। अगर आपने पैन नंबर के डेटाबेस के हिसाब से अपना नेम, मिडिल नेम और सरनेम नहीं डाला है तो वह पैन वैलिडेट नहीं होगा। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उस पे ओटीपी आएगा और यू हैव टू वेरीफाई सच मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विद दैट ओटीपी। once you have done with this formality you will get the temporary reference number and it is communicated to your mobile number as well as the email address. उसके बाद you have to use that temporary reference number and you have to fill up the part B of form REG01. हमने क्या बोला? आपको क्या भरना है? पार्ट ए फॉर्म REG01। अगर ये पैन नंबर वैलिडेट हो जाता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपको पार्ट बी और फॉर्म REG01 फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डिटेल डालनी है? यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस का फॉर्म नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, LLP है। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप कौन सी जगह बिजनेस करते हो उसका एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको लाइट बिल, रेंट एग्रीमेंट या फिर म्यूनिसिपल टैक्स की कॉपी या फिर प्रॉपर्टी के इंडेक्स की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट भी वहां पे अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सो दिस आर द रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टॉपिक थोड़े एग्जांपल के साथ और डायग्राम के साथ समझा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इज पैन बेज है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। अगर मेरा गुजरात में बिजनेस चल रहा है तो गुजरात के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। और मान लो कल मैं मणिपुर में ब्रांच ओपन कर रहा हूँ तो मणिपुर के लिए मुझे अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड एंड इट इज द स्टेट स्पेसिफिक। हर एक स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा मुझे। पर्सन लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो क्या है कि पर्टिकुलर कुछ कुछ स्टेट के लिए वह लिमिट 10 लाख है, कुछ स्टेट के लिए वह लिमिट 20 लाख है और कुछ स्टेट के लिए लिमिट 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स है। सो हम समझ लेते हैं कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के लिए यह लिमिट 10 लाख की है। अगर 10 लाख से ऊपर उसका टर्नओवर क्रॉस होता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना के लिए यह लिमिट 20 लाख है। अगर 20 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर होता है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया द लिमिट इज 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर सर्विसेज। Now we will understand what is the compulsory registration requirement. So अगर कोई भी बंदा इंटरस्टेट सप्लाई करता है, जो कि मैंने बोला था कि अगर मैं अहमदाबाद से जयपुर में गुड्स बेचता हूँ तो इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, मेरा स्टेट चेंज हो गया तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट लागू नहीं होगी। ये हमने नहीं पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी पर्सन है वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट गुड की सप्लाई कर रहा है। मतलब ऐसे गुड जो पूरे जीएसटी में एग्जम्प्ट है, जिसपे जीएसटी लागू नहीं होता है, तो भले ही उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो भी उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। तो हमने वो बोला था कि अंडर द रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है उसको जीएसटी का पेमेंट करना है। मतलब जो
जो सप्लाई करता है या फिर सेल करता है उसको जीएसटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बंदा सिर्फ एक्सक्लूसिव गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? परचेजर को। ठीक है। Now we will understand the example of time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या लेना है कि अगर गुड्स है तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, और सर्विसेज है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। Have you got the example of registration? Any doubt? No. Okay. Very good. Now we will understand the example of time of supply which we have understand yesterday. A Limited enter into the agreement with B Limited to supply 100 kgs of material. यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ एग्रीमेंट एंटर हुआ है 100 kgs ऑफ मटेरियल का, सप्लाई नहीं हुआ है। एग्रीमेंट टू सप्लाई हुआ है। However, A Limited supply only 80 kgs of material and issue the invoice for the same. तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कौन से क्वांटिटी का आएगा? ओनली 80 kg का, 100 kg का नहीं आएगा, बिकॉज 100 kg का तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। इनवॉइस कौन सी क्वांटिटी का हुआ? 80 kg का। सो हियर द सप्लाई वुड बी डीम्ड टू बी हैव पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली 80 kg to the extent of covered by invoice. Therefore, provision related to the time of supply will be applicable only to the 80 kg and not the entire 100 kg. Next thing is example number 2. Sofex Private Limited enter into the contract for supply of 100 office chair at the rate of 15,000 with Joy. Sales on 21st August. Chairs are removed from the warehouse on 5th September along with the invoice of the date. Joy sells paid 30% of contract value on 21st October. Balance 70% paid after the delivery of the chair 10 September. Since invoice is issued, गुड्स में क्या होता है कि डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। हालांकि पहले ऐसा रूल था कि डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला बाद में, उसमें बता दिया गया कि अगर आपको कोई भी एडवांस रिसीव होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। बी क्वेश्चन अदिति, ये हमने कल नहीं पढ़ा था कि अगर गुड्स के लिए मुझे एडवांस मिला है बिफोर दी सप्लाई ऑफ गुड्स तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कब लगेगा? जब भी मैं गुड्स सप्लाई करूंगा और जब भी मैं इनवॉइस रेज करूंगा विच एवर इज अर्लियर। सो यहाँ पे मैंने चेयर कब रिमूव किए? 5 सितंबर को। सो डेट ऑफ रिमूवल इज 5 सितंबर। हालांकि डेट ऑफ इनवॉइस इज ऑल्सो 5 सितंबर। सो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? 5 सितंबर। सो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट on which payment was recorded in the books of account of the supplier. So ये irrelevant हो गया because गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन निकाला है कि अगर आपको एडवांस पेमेंट रिसीव होता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सो यहाँ इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज
earlier. A machine electrician number 1, a machine has to be supplied at the site. It is done by outsourcing of various components from vendor and assembling at the site. The details of various events are as under. On 17 September, purchase order with advance 50,000 is received for machine worth 12 lakh and entry is made in the books of account. On 20th September, machine is assembled, tested at site and accepted as buyer. 23rd October, invoice is raised and 4th November, balance payment of 11,50,000 is received. तो यहाँ पे क्या हुआ कि 17 सितंबर तो सिर्फ ऑर्डर मिला है, सप्लाई नहीं हुआ है. 20th सितंबर को मेरा गुड्स रिमूव हुआ. 23rd अक्टूबर को इनवॉइस रेज हुआ. तो यहाँ पे सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 20th October, whichever is earlier, date of removal of goods और date of invoice. तो दोनों में से पहला कौन सा आता है? 20th October. So 20th October will be my टाइम ऑफ सप्लाई. फिर हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस सप्लाई का कॉन्सेप्ट कि कंटिन्यूअस सप्लाई में टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा रहेगा. सो द सप्लाई हैड टू बी बेड इलेक्ट्रिशियन फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई. द सप्लाई इज टू बी बेड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर तक हमें कंटिन्यूअस सप्लाई करना है एंड रिसिपिएंट हमें मंथली पेमेंट करता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. द डिटेल ऑफ पेमेंट आर एज अंडर. जुलाई 5 को उसने 5 लाख दिया, अगस्त 5 को 5 लाख दिया एंड सितंबर 5 को 5 लाख दिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस सप्लाई में क्या आ जाएगा कि हमें हर एक मंथ को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा एज पर द सक्सेसिव पेमेंट. देयरफॉर इनवॉइस हैड टू बी इश्यूड फॉर 2 लाख ऑन ईच on or before July 5, August 5 and September 5 where each successive payments are received. तो हमने बोला था सक्सेसिव पेमेंट में क्या रहेगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्लेस ऑफ सप्लाई. एनी डाउट अदिति? No, sir. Okay. Place of supply for goods. अगर गुड्स का मूवमेंट होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? लोकेशन ऑफ द गुड्स वेयर द डिलीवरी विल बी टर्मिनेटेड. ठीक है, मैंने गुजरात से यूपी में गुड्स बेचा है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स विल बी टर्मिनेटेड, मतलब डिलीवरी विल बी टर्मिनेटेड इन द यूपी. सो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द यूपी and UP government will get the tax for that particular supply. Supply without movement of goods. अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है, so location of such goods at the time of delivery to the recipient. रिसिपिएंट को हमने जब भी गुड्स हैंड ओवर कर दिया, इवन तो गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ है तो भी जो लोकेशन होगा वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी. सप्लाई where delivering the goods to the recipient on the direction of the third person. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थर्ड पर्सन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. मैंने कल बोला था कि अगर ए बी को बोलता है कि आप सी को मेरे बिहाफ पे गुड सप्लाई करो, सो यहाँ पे सी इज द थर्ड पर्सन. सप्लाई कौन करता है? बी टू सी. लेकिन किसने बोला है? ए ने. सो ए ने बी को बोला कि आप गुड सप्लाई कर दो सी को मेरे बिहाफ पे. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? थर्ड पर्सन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है? मिस्टर सी. तो मिस्टर सी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. असेंबली और इंस्टॉलेशन एट द साइट. अगर मैं कोई मशीन या फिर कोई
ट्रंकी प्रोजेक्ट किसी प्लेस पे इंस्टॉल करवा रहा हो तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। मान लो कि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में कोई भी मशीनरी इंस्टॉल करवा रहा हूँ और असेंबल करके उसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी? महाराष्ट्र। ऑन बोर्ड और कन्वेयर, अगर शिप पे या फिर किसी और मोटर व्हीकल में गुड्स जा रहा है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी? उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। जब भी वो गुड्स को बोर्ड पे लिया जाता है वही लोकेशन उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर मान लो कि ये 5 रूल में से कोई भी रूल लागू नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट will notified the relevant rule for the purpose of place of supply. Now we will understand place of supply for services which we have not discussed at. So सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस सप्लाई करता हूँ तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर है, मेरे पास भी जीएसटी नंबर है और सामने वाले के पास भी रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है, और मैं उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज सप्लाई करता हूँ तो लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लो कि एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी मिस्टर एक्स को हु इज रजिस्टर्ड उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सप्लाई करता है, और मिस्टर एक्स इज रजिस्टर्ड इन बड़ौदा एंड आई एम रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, और आई एम मेकिंग द सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू मिस्टर एक्स, देन मिस्टर एक्स because he is registered so location of such person will be Baroda, it will be my place of supply. अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू दी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी बंदे को हम सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस वो इज नॉट रजिस्टर्ड, तो वहां पे क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेयर फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। जहां पे पैसेंजर पर्टिकुलर बोर्ड वेसल या बस में एम्बार्क करता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। फिर सर्विसेज ऑन द बोर्ड, मतलब ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेयंस ऑफ सच विसल एयरक्राफ्ट ट्रेन और मोटर व्हीकल, सो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। मान लो कि जयपुर से अहमदाबाद की फ्लाइट है, ठीक है, तो कस्टमर कहाँ पे फर्स्ट बोर्ड करेगा? बोर्डिंग कहाँ पे करेगा? जयपुर में। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी मेरी? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर कौन सा है? जयपुर। सो माय प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जयपुर। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, तो टेलीकम्युनिकेशन वाले क्या करते हैं? फिक्स लाइन बिछा देते हैं टेलीकम्युनिकेशन केबल की। तो टेलीकम्युनिकेशन की अगर फिक्स लाइन है तो लोकेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइन और लीज लाइन विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। जगह पे वो लीज लाइन या फिर उसका एंटीना या फिर वो कम्युनिकेशन लाइन इंस्टॉल हुई है विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्ट पेड कनेक्शन है, पोस्ट पेड कनेक्शन मतलब कि अगर हमारा टेलीफोन का पोस्ट पेड कनेक्शन है तो हम पहले सर्विसेज यूज कर लेते हैं, उसके बाद मुझे हर मंथ पे उसका बिल आता है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दी बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट। जो भी बंदे को जब भी बिल डिलीवर होता है उसका एड्रेस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मान लो कि मेरे पास टाटा का इंटरनेट है और टाटा प्लेस ऑफ बिजनेस इज रजिस्टर इन दी मुंबई, और मैं अहमदाबाद में हूँ और मेरे पास उसका पोस्ट पेड प्लान है, तो टाटा मुझे मेरे एड्रेस अहमदाबाद में बिल रेज करेगा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी? अहमदाबाद। प्रीपेड कनेक्शन, प्रीपेड कनेक्शन मतलब
हम जब भी मोबाइल का रिचार्ज कराते थे या फिर इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं अपने मोबाइल में, और हमारा कनेक्शन अगर प्रीपेड है, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दी लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और वाउचर आर सोल्ड। जहां पे वह वाउचर सोल्ड होता है या फिर जहां पे वह रिचार्ज किया जाता है, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अगर वो कोई भी बंदे को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। सो बैंक के अकाउंट में आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, वही एड्रेस उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। मान लो कि मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और एचडीएफसी बैंक ने मेरा एड्रेस लिखा हुआ है XYZ सोसाइटी XYZ अपार्टमेंट नंबर XYZ एड सिटी अहमदाबाद। तो बैंक ने मेरा एड्रेस लिखा हुआ है अहमदाबाद। तो बैंक अगर मुझे कोई भी सर्विसेज सप्लाई करती है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? अहमदाबाद। अंडरस्टैंड? सेम फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सर्विस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट और द सर्विसेज ऑन द साइट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो उसका जो भी एड्रेस है सप्लायर के रिकॉर्ड में, वह प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर हम एडवर्टाइज फॉर गवर्नमेंट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा हो जाएगी? हम जो भी स्टेट पे सप्लाई करते हैं वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक। Shall we revise or shall we move ahead? Shall we revise?
Shall we revise or shall we move ahead? Are you there? Okay, let's move ahead. So this is the basic example of what we have understand. मान लो कि मेरी फैक्ट्री गुजरात में है. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द जीएसटी व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड. मान लो कि मेरी फैक्ट्री गुजरात में है और मैं गुजरात के सप्लायर से ही गुड्स परचेज कर रहा हूँ. तो गुजरात में ही मेरी फैक्ट्री है, गुजरात से सप्लायर से ही मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ. सो इट इज द इंटरेस्ट रेट सप्लाई व्हाट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. अब मेरा गुजरात में ही वेयर हाउस है किसी और सिटी में, तो मैं वह गुड्स वो वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहा हूँ. गुजरात से गुजरात में ही मेरा वेयर हाउस है, तो मैं गुजरात में ही वह वेयर हाउस ट्रांसफर कर रहा हूँ. तो जो भी गुड्स मैंने वेयर हाउस में ट्रांसफर किया गुजरात से गुजरात में, उस पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम माय फैक्ट्री टू माय वेयर हाउस एंड इट इज विद इन द स्टेट. तो वहां पे कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है. फर्दर, फ्रॉम दैट वेयर हाउस आई हैव सोल्ड द गुड्स टू माय डिस्ट्रीब्यूटर इन द गुजरात. तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा वेयर हाउस कहाँ पे है? गुजरात में. मैंने किसको सेल किया? मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को. वो कहाँ पे है? गुजरात में. तो इट इज द इंटरेस्ट रेट सप्लाई. सो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. नाउ वी विल अगेन अंडरस्टैंड. Suppose my factory is in Gujarat. I will purchase the goods from the supplier who is in the Gujarat. So it is the interest rate supply, same state, CGST and SGST applicable. Now, अगर मैं किसी और वेयरहाउस में वो गुड ट्रांसफर कर रहा हूँ और वह वेयरहाउस गुजरात में नहीं है, सेम फॉर एग्जांपल इट इज इन दी राजस्थान, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया. तो यहाँ पे इवन दो आई एम मेकिंग द ट्रांसफर फ्रॉम माय फैक्ट्री टू वेयरहाउस, आईजीएसटी इज एप्लीकेबल बिकॉज इट इज द इंटरेस्ट रेट सप्लाई. हमने बोला था कि इंटरेस्ट रेट सप्लाई में कोई भी लिमिट लागू नहीं होती. सो अगर मैं गुजरात से गुजरात में मेरे फैक्ट्री से वेयरहाउस में गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ. एज यू हैव मिस ए एग्जांपल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, और प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज भी मैं आपको फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी. अगर मेरी फैक्ट्री गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में ही मेरा वेयर हाउस है, और अगर मैं गुड्स फैक्ट्री से वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फैक्ट्री भी गुजरात में है, वेयर हाउस भी गुजरात में है, तो वहां पे कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है. अगर मैं मेरे वेयर हाउस से मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स बेच रहा हूँ और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी गुजरात में है, तो सेल कहाँ पे हुआ? गुजरात से गुजरात में.
सेम स्टेट हुआ तो वहां पे CGST और SGST लगेगा, बिकॉज इट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई। नाउ अगर मेरी फैक्ट्री गुजरात में है, मैं अपने सप्लायर को गुड्स बेच रहा हूँ विच इज इन दी महाराष्ट्र, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया तो IGST लगेगा, बिकॉज इट इज द इंटर स्टेट सप्लाई। अगर मेरे फैक्ट्री गुजरात में है, मेरा वेयर हाउस राजस्थान में है, मैं मेरी फैक्ट्री से मेरे वेयर हाउस में गुड ट्रांसफर कर रहा हूँ जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया। अगर स्टेट चेंज हो जाता है तो 40 लाख की लिमिट लागू नहीं होगी। GST फ्रॉम ₹1 एप्लीकेबल, so it is the intrastate supply, IGST will be applicable। अगर मैं किसी और सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहा हूँ जो कि गुजरात में है, मेरी फैक्ट्री भी गुजरात में है, मेरा सप्लायर जिससे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ वो भी गुजरात में है, तो इट इज द इंट्रास्टेट सप्लाई और CGST और SGST विल बी चार्ज। मान लो कि अगर मैं किसी और सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहा हूँ और ही इज फ्रॉम तेलंगाना, सो इट इज अनदर स्टेट, सो वो क्या चार्ज करेगा? IGST, बिकॉज आई एम परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द आउटसाइडर ऑफ माई होम स्टेट। माई होम स्टेट इज गुजरात, आई एम परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द तेलंगाना, सो ही विल बी चार्जिंग IGST। नाउ सपोज मेरी फैक्ट्री गुजरात में है, मैं सपोज यूएसए में मेरा ओवरसीज सप्लायर है, वहां से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो इंडिया के बाहर से जो भी मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ उसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। और इंपोर्ट में ऑलवेज दो टैक्स लगेगा, एक तो बेसिक एक्साइज, बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST। सो ऑलवेज रिमेम्बर, इंपोर्ट पे दो टैक्स लगेगा। जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो सबसे पहले जो भी आपकी गुड्स की कॉस्ट है उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी और उसके बाद उस पे IGST लगेगा। सो IGST की आपको ITC मिल जाएगी और ए बेसिक कस्टम ड्यूटी इट विल बी योर कॉस्ट, उसकी ITC आपको नहीं मिलेगी। सो हमने क्या बोला कि यूएसए से मैं किसी और सप्लायर से गुजरात में गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो वह इंडिया के बाहर का सप्लायर है, सो इट विल बी माय इंपोर्ट। और इंपोर्ट पे क्या लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST। सेम फॉर एग्जांपल, अगर मैं गुजरात से मैं मान लो कि यूके में गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, तो इट इज माय एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट विल बी द जीरो रेटेड सप्लाई, वहां पे IGST नहीं लगेगा। सो एक्सपोर्ट इज माय जीरो रेटेड सप्लाई, वहां पे IGST नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट को क्या बोला जाता है? जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट के लिए जो भी गुड्स परचेज किया है, मान लो कि मैंने एक्सपोर्ट के लिए गुड्स परचेज किया है, उस पे मुझे IGST लगा था, तो वह IGST का मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है तो। ठीक है, और एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने दो स्कीम निकाली हुई है। एक्सपोर्ट अंडर दी LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप पहले LUT ले लो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो आपको एक्सपोर्ट को कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है कि अगर आप विदाउट LUT अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट पे आपको IGST लगाना पड़ेगा, वह IGST गवर्नमेंट आपको बाद में रिफंड कर लेगी। सो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट इज ए जीरो रेटेड सप्लाई, उस पे कोई भी टैक्स लगता नहीं है, और अगर जो भी लगता है यू कैन क्लेम रिफंड फॉर द सेम। So I hope you will understand this chart. Any doubt in this chart? No, sir. Any doubt in this chart?
नो सर, बट कल आप रिपीट करवा देना एक बार इसको. Okay. Place of supply, don't worry, we will understand with the example. I will make you understand place of supply for services very well. Shall we move ahead? Yes. Okay. Now we will understand the GST valuation rule. So हमने बोला था कि जो भी आप सप्लाई करते हो, सेल करते हो, whatever, उस पे जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी कौन सी वैल्यू पे लगेगा? सो कौन सी वैल्यू पे लगेगा? इट विल बी डिफाइंड बाय द जीएसटी वैल्यूएशन रूल. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी माय ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब मान लो कि मैं मिस्टर एक्स को गुड सप्लाई करता हूँ फॉर ₹50,000. तो वहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हुई? 50,000. सो ऑन सच 50,000 जीएसटी विल बी लेविएबल. लेकिन यहाँ पे अलग अलग रूल डिफाइन किए गए कि मान लो कि मैं मेरी रिलेटेड पार्टी को भी गुड सप्लाई करता हूँ और अनरिलेटेड पार्टी को भी गुड सप्लाई करता हूँ. रिलेटेड पार्टी मतलब कि मान लो मैंने गुड सप्लाई किया मेरे ब्रदर्स को, उसको मैंने वह गुड्स दिया 40,000 में और मैंने किसी और कस्टमर को वो गुड्स दिया 45,000 में. सो दोनों के लिए अलग अलग रूल डिफाइन किए गए जीएसटी में वैल्यूएशन रूल के लिए. सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर अनरिलेटेड पार्टी. अनरिलेटेड पार्टी मतलब कोई भी कस्टमर को जो मेरा रिलेटिव नहीं है उसको अगर मैं सप्लाई करता हूँ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी माय ट्रांजैक्शन वैल्यू और वहां पे प्राइस विल बी माय सोल कंसिडरेशन. मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने मिस्टर एक्स को 50,000 का गुड सप्लाई किया. सो 50,000 मेरी प्राइस फिक्स हो गई, मैंने उसको गुड सप्लाई किया, तो वहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हुई? 50,000 रुपीज. प्राइस इज ओनली द कंसिडरेशन, 50,000 इज ओनली माय कंसिडरेशन. मिस्टर एक्स इज माय अनरिलेटेड पार्टी, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 50,000 rupees. So normally value of supply will be the transaction value. Normally in 99% of criteria, value of supply will be the transaction value and in 99% price is only the consideration. ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो मान लो कि मैंने मिस्टर एक्स को गुड सप्लाई किया 50,000 का और मैंने उसको इनवॉइस रेज किया 50,000 का. उसमें मैंने लिखा कि 10% डिस्काउंट. तो 10% डिस्काउंट के हिसाब से वह गुड्स की वैल्यू हो गई 45,000. ठीक है, और मैंने 45,000 पे ही जीएसटी चार्ज किया. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 45,000. बिकॉज इन valuation rule, in transaction value we have to less any discount which is already recorded in the invoice. So मैंने इनवॉइस में डिस्काउंट दे दिया उसको. 50,000 का मेरा गुड्स था, मैंने उसको 10% का डिस्काउंट इनवॉइस में ही दे दिया.
तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू मेरी बन गई 45,000 एंड 45,000 विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है? एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस और चार्जेस अदर देन जीएसटी। अदर देन जीएसटी कोई भी टैक्स अगर वो गुड्स पे लगता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब मान लो कि मैंने मिस्टर ए को गुड सप्लाई किया और मैंने गुड सप्लाई किया अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए। तो अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए मैंने जो भी गुड सप्लाई किया 50,000 का मेरा गुड्स था, उस पे सपोज 1,000 रुपये का पैकिंग चार्ज लगा, 500 रुपीज का मैंने इंश्योरेंस लिया वह गुड्स के लिए, और मान लो कि 800 रुपीज का मेरा फ्रेट चार्ज मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ। तो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 50,000 फॉर माय वैल्यू ऑफ गुड्स, 1,000 फॉर माय पैकिंग चार्ज, 800 फॉर माय फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। सो इन सबका टोटल जो भी होगा इट इज माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। Amount paid under the liability of supplier, so any amount paid by the recipient under the agreement for liability of supplier will be my value of supply। फिर अगर कोई भी इंटरेस्ट और लेट भी चार्ज होता है तो वह भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, और अगर एनी सब्सिडी जो भी मिलती है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट हो जाएगी। सो नॉर्मली दिस थ्री विल नॉट बी कमिंग अप, इट विल बी रेयरली कमिंग अप। सो नॉर्मली क्या आएगा आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में? क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा। अगर कोई भी डिस्काउंट इनवॉइस में लेस किया हुआ है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस हो जाएगा। अगर कोई भी खर्चा है जैसे कि फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, जो भी हमने इनवॉइस में लगाया है तो वह भी मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वहां पे हमने डिस्कस किया कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू के बिहार पे मुझे सिर्फ प्राइस मिलती है एंड प्राइस इज ओनली द कंसिडरेशन, मतलब मैंने गुड्स बेचा और सामने वाले ने पैसे दे दिया तो ओनली प्राइस इज द कंसिडरेशन। तो वहां पे हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरी वैल्यू सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वहां पे हमें पता चल जाएगा कि इनवॉइस की वैल्यू, वहां पे हमने कौन कौन से खर्चा किया, वहां पे हमने कौन कौन से टैक्स चार्ज किए अदर देन जीएसटी। सो इट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर प्राइस इज नॉट ओनली द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में हमें और कुछ भी मिल रहा है, मान लो कि मैंने मोबाइल लिया किसी और सप्लायर से और मोबाइल की वैल्यू थी 50,000 रुपया, और मैंने उसको एक्सचेंज में मोबाइल दे दिया और एक्सचेंज की वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज। सो इफेक्टिवली आई हैव पेड ओनली 45,000 टू द सप्लायर, लेकिन एक्चुअली में मोबाइल की वैल्यू क्या है? 50,000। सो यहाँ पे प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, मैंने उसको क्या दिया? 40,000 का पेमेंट दिया प्लस मेरा पुराना मोबाइल दिया जो कि जिसकी वैल्यू डिटरमाइन हुई 5,000। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 45,000 का मेरा पेमेंट प्लस 5,000 का एक्सचेंज, 45 प्लस 5 50,000 विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पे रूल है वैल्यूएशन का, फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन विच इज नॉट इन मनी। अगर कोई भी मैं सप्लाई करता हूँ जिसका कंसिडरेशन मुझे मनी में नहीं मिल रहा है, मॉनेटरी वैल्यू में नहीं मिल रहा है, तो वहां पे वैल्यू क्या निकालेंगे हम? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सप्लाई, मतलब जो भी चीज मैंने सप्लाई की है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊं तो उससे मुझे कितने रुपए मिलेंगे, वही वैल्यू उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर मैंने कोई भी गुड सप्लाई किया है जिसमें मुझे मनी भी मिला है और कोई चीज भी मिली है, मान लो
कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया कि 50,000 का मोबाइल था, जिसमें 40,000 का मुझे पैसा मिला और 5,000 का मुझे पुराना मोबाइल मिला। तो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी? मनी प्लस इक्विवेलेंट टू मनी। सो मनी प्लस ओल्ड मोबाइल, so money plus equivalent value of money of the old mobile. So money is 40,000, equivalent value of old mobile is 5,000. So 45 plus 5,000, 50,000 is by value of supply. Similar kind of quantity, क्वालिटी ऑफ गुड्स, अगर ये दोनों स्टेप से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता है तो हमें क्या देखना है? सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स मार्केट में बिकता है तो उसकी वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ लाइक काइंड एंड क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने जो भी गुड्स सप्लाई किया है, अगर उसका कंसिडरेशन अगर मुझे मनी में नहीं मिलता है तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी और काइंड ऑफ गुड्स मार्केट में जो भी अवेलेबल है उसकी वैल्यू क्या है? इट विल बी माय वैल्यू ऑफ गुड्स। अगर ये तीनों रूल पे भी मुझे उसकी वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं जाऊंगा स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या है? एक्चुअल कॉस्ट प्लस 10% विल बी माय वैल्यू ऑफ गुड्स। तो अगर मान लो कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपीज है, उसमें मुझे 10% मार्कअप लगा देना है तो 110 विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर ये चारों रूल में भी ये फॉल नहीं करता है तो स्टेप नंबर 5 पे जाना है। स्टेप नंबर 5 में क्या है? इट इज द रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड विच कंसिस्टेंट विथ द जनरल प्रिंसिपल applicable. So residual method of valuation, the value shall be determined using the reasonable means. अगर ये चारों स्टेप में मेरी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती है तो स्टेप नंबर 5 विल बी एप्लीकेबल एंड इट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल मीन्स। ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं। डोंट वेरी, वी विल अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ सप्लाई and value of supply with the help of example tomorrow. You don't worry. I hope you will understand today's topic. Any doubt? नो सर। ओके, सो आज यहाँ तक रखते हैं। कल हम आपको वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो आपका मिस हो चुका है उसको हम रिवाइज कर देंगे। डोंट वरी। थैंक यू। सर आई हैव वन डाउट। ओके, बोलो। सर जैसे आप मुझे प्रैक्टिकल में जैसे आप अभी थियोरिटिकल समझा रहे हो ना मुझे, तो प्रैक्टिकल इसका मेरे को कब होगा? प्रैक्टिकल अपन कल ही देख लेंगे ना। जैसे हमने आज टाइम ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल देखा ना, हाँ। वैसे एग्जांपल ही आपको करना है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई के। नहीं सर, जैसे प्रैक्टिकल बेस पे भी तो जैसे जैसे मैं जीएसटी अगर करने जाऊं तो मेरे को कैसे, मैं थियोरिटिकल बेस पे थोड़ी ना करूंगी। अरे मतलब आपको वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वही देखना है ना। हाँ, वो कैसे ओके, करने का? वो हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद अपन एक सेशन में वो भी देख लेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसके रिटर्न फाइल हो गए, सब कुछ देख लेंगे। ठीक है। तो इसका सर मुझे प्रैक्टिकल बेस भी मिलेगा क्या, मतलब हाँ हाँ, जैसे मिलेगा बाद में? मिलेगा, डोंट वरी। एक सेशन उसका होगा प्रैक्टिकल सेशन का कि आपको कहाँ पे जाके रिटर्न फाइल करने हैं, कैसे रिटर्न फाइल करने हैं और आपको रजिस्ट्रेशन भी कैसे करना है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है।